तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरनेशनल रिलेशंस का एक टॉपिक है, भारत श्रीलंका संबंध। यह हमारी वैश्विक राजनीति के अंदर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनमें एक बहुत अच्छा रोल अदा करता है। तो वैसे श्रीलंका की स्थिति के बारे में तो आपको पता ही होगा। श्रीलंका क्या है, भारत के दक्षिण के अंदर स्थित एक द्वीपीय देश है। एक छोटा तो नहीं है लेकिन बड़ा द्वीपीय देश है ये। वैसे ही है हमारे लिए ऐतिहासिक रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। और भारत में जो वो अरब सागर के अंदर या हिंद महासागर के अंदर जो इसकी स्थिति है, इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। और कई बार क्या है, इनके अंदर जो मुद्दे होते हैं श्रीलंका के अंदर, यदि गृह युद्ध के जैसे मुद्दे होते हैं तो इन मुद्दों का भारत की राजनीति पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो हमें इसलिए श्रीलंका के बारे में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। जो श्रीलंका है, तो श्रीलंका क्या हिंद महासागर में विशेष स्थिति के कारण श्रीलंका की क्या है, हिंद महासागर में विशेष स्थिति है। इसी वजह से श्रीलंका का भारत के लिए विशेष महत्व है। बात करें भारत की और श्रीलंका की, तो इन दोनों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, दोनों देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच में मुक्त व्यापार समझौता इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2000 के अंदर किया गया था। अब आपको ये तो पता ही होगा कि भारत और श्रीलंका दोनों पर ही ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य था। मतलब दोनों हमारे देश उस समय ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे। तो जैसे ही भारत को आज़ादी मिली, साथ ही साथ श्रीलंका को भी आज़ादी मिलती है। तो दोनों देशों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच में एक मैत्री संधि मतलब फ्रेंडशिप ट्रीटी 1954 में होती है। भारत और श्रीलंका के क्या विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग हो रहा है। मतलब भारत और श्रीलंका विभिन्न क्षेत्रों में आपस में सहयोग कर रहे हैं। जैसे भारत के द्वारा जाफना क्षेत्र का पुनर्विकास किया जा रहा है। जाफना क्षेत्र हमारे श्रीलंका के उत्तर पूर्व के अंदर जो एरिया है वह हमारा जाफना क्षेत्र है, जहाँ पे हमारे जो श्रीलंकन तमिल लोग रहते हैं। साथ ही साथ समुद्री सुरक्षा, इन क्षेत्रों के अंदर भारत श्रीलंका की काफ़ी मदद कर रहा है। वर्तमान में देखें तो वर्तमान में श्रीलंका में चीन का प्रभाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। भारत के लिए चिंता का विषय ये है कि जो श्रीलंका अपना निवेश जो श्रीलंका का चीन अपना निवेश श्रीलंका के अंदर बढ़ा रहा है, जिससे ऐसा डर रहे भारत को कि श्रीलंका चीन के प्रभाव में आ जाएगा। लेकिन श्रीलंका सरकार की वाहवाही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रीलंका सरकार ने भारत को आश्वासन दिया है कि चीन हमारा श्रीलंका में कितना भी निवेश कर दे, लेकिन श्रीलंका क्या अपनी भूमि का उपयोग भारत के विरुद्ध नहीं होने देगा। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों पर जो तमिलनाडु है हमारे दक्षिणी राज्य, उसकी राजनीति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आगे हम देखेंगे इसका प्रभाव क्यों पड़ता है। इसका प्रभाव का मेन कारण है तमिल समस्या। वो आप सोचेंगे तमिल समस्या कैसे आ गई, कि पहले क्या होता था, भारत और श्रीलंका दोनों पर दोनों क्या थे, ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे। और श्रीलंका में क्या चाय की खेती काफ़ी ज़्यादा होती थी। उस समय चाय की खेती होती थी। इसीलिए जो अंग्रेज़ थे, जो हमारे तमिलनाडु था, दक्षिण में मद्रास हुआ करता था वैसे, तो मद्रास राज्य से क्या बहुत सारे तमिलों को मजदूरी करने के लिए श्रीलंका ले गए और उनकी काफ़ी सारी पीढ़ियाँ वहाँ रहने लगी। और रहते वो वहीं के निवासी से बन गए। जब भारत और श्रीलंका को आज़ादी मिली तो उनसे पूछा गया कि यदि आप भारत में जाना चाहते तो भारत में जा सकते हैं, और श्रीलंका में रहना चाहे तो श्रीलंका में रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा हमारी काफ़ी सारी पीढ़ियाँ श्रीलंका में रह चुकी है और हमें श्रीलंका में ही रहना पसंद है। तो वो हमारे जो जाफना प्रदेश है, किसका, श्रीलंका का उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र, वहाँ पे वो हमारे जो उस समय के तमिल लोग आज भी रहते हैं। लेकिन क्या देखें कि श्रीलंका में क्या दो तरह के समुदाय बन गए हैं एक तरह से। एक तो वहाँ के नेटिव लोग, जो वहाँ के मूल निवासी है, जो उनको हम कहते हैं सिंहली, और जो भारत से गए थे वो तमिल। तो दो तरह के एक समुदाय बन गए। अब जनसंख्या में देखें तो वहाँ के जो सिंहली है वो बहुसंख्यक लोग हैं, और जो हमारे तमिल है वो अल्पसंख्यक लोग हैं। जो सिंहली है वो तो हमारे तमिलों को, हमारे तो है ही, लेकिन वो अब क्या श्रीलंका के ही तमिल है, तो उन लोगों को पसंद नहीं करते और उनके साथ काफ़ी क्षेत्रों में भेदभाव करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तमिल समस्या। तो बात करें तमिल समस्या की, तो श्रीलंका में सिंहली समुदाय सिंहली क्या बहुसंख्यक आबादी है, जबकि हमारे तमिल लोग अल्पसंख्यक है, जो हमारे उत्तरी और पूर्वी प्रांत में केंद्रित है, मतलब वहीं पे रहते हैं। श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद जब श्रीलंका को आज़ादी मिली तो सिंहली सत्ता में आए। क्यों? क्योंकि वो बहुसंख्यक समुदाय था। इनके द्वारा तमिलों के साथ बहुत सारे क्षेत्रों में भेदभाव किया गया।
जो तमिल थे उनके साथ बहुत सारे क्षेत्रों में भेदभाव किया गया। जैसे हमारे नागरिकता संबंधी भेदभाव, शुरुआत में क्या है, इनको नागरिकता से वंचित कर दिया गया। श्रीलंका की नागरिकता इनको नहीं दी गई। इन्हें कहा गया कि ये भारत से आए हैं और भारत ही चले जाए, जिस वजह से धीरे धीरे क्या है, ये श्रीलंका से निकलकर भारत की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीलंकन सरकार के द्वारा इनको नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। दूसरा भेदभाव, भाषा के संबंधी भेदभाव। तो जो वहाँ की मूल भाषा थी सिंहली, उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, जबकि तमिल भाषा को किसी प्रकार का कोई दर्जा नहीं मिलता है। तो ये भाषाई भेदभाव। तीसरा, राजनीतिक भेदभाव। तमिल प्रांतों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया। क्या? तमिल जो प्रांत थे, जैसे जाफना प्रदेश था ऊपर वाला, तो उसको क्या है, राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया। तो इस तरह तमिलों के साथ काफ़ी ज़्यादा अन्याय होता है, काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता है। और इन भेदभावों को दूर करने के लिए तमिलों ने क्या किया, तमिलों ने एक संगठन का गठन किया, जिसे कहते हैं लिट्टे, LTTE, लिट्टे। टोटल पूरा नाम देखें तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। एक संगठन का निर्माण किया जाता है, जिसे लिट्टे कहते हैं। बात करें लिट्टे की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी और इसके लीडर कौन थे? V प्रभाकरन। इसका उद्देश्य क्या था? एक अलग तमिल राष्ट्र, तमिल ईलम का निर्माण करना था। श्रीलंका के अंदर जाफना प्रदेश और अन्य प्रदेशों को मिलाकर के एक अलग राष्ट्र बनाना है, जिसका नाम क्या होगा? तमिल ईलम। लिट्टे की बात करें तो लिट्टे वर्ष 1983 में श्रीलंका की सेना पर आक्रमण करने से श्रीलंका में गृह युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो 1983 में क्या होता है? लिट्टे के द्वारा श्रीलंका की जो सेना है, उन दोनों के बीच में झड़प होती है और झड़प के बाद में श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब गृह युद्ध को देखते हुए क्या होता है, जो हमारे तमिल थे वो श्रीलंका को छोड़ के भारत की तरफ माइग्रेट करना शुरू करते हैं और भारत के अंदर शरणार्थियों की समस्या बढ़ जाती है। अब शरणार्थियों की समस्या बढ़ने की वजह से उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे हमारे, जो राजीव गांधी जी, वो जाते हैं श्रीलंका जाके और एक समझौता करते हैं, जिसे कहते हैं राजीव जयवर्धने समझौता। जब हमारे जयवर्धने, ये महिला जयवर्धने नहीं है, ये हमारे उस समय के जो राष्ट्रपति थे श्रीलंका के, जयवर्धने, तो उनसे एक समझौता किया जाता है 1987 में। तो भारत के द्वारा इस गृह युद्ध में राजीव जयवर्धने समझौता के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाता है। क्यों? क्योंकि तमिलों का जो बहुत बड़ी संख्या में भारत की तरफ माइग्रेशन होना शुरू होता है और भारत क्या शरणार्थियों की समस्या से पीड़ित हो जाता है। तो इस वजह से राजीव गांधी इस गृह युद्ध की समस्या में शामिल होते हैं। अब राजीव गांधी का और जो हमारे जयवर्धने साहब का के बीच में समझौता हुआ, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए? पहला प्रावधान था तमिल भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाए। जो हमारी सहेली भाषा है, साथ ही साथ हमारी तमिल भाषा को भी राजकीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा, श्रीलंका के जो उत्तरी और पूर्वी राज्य हैं, इनको राजनीतिक शक्तियाँ अधिक दी जानी चाहिए। मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नहीं, लेकिन जो नॉर्मली दी जाती है उतनी तो दी जानी चाहिए। फिर एक जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए और जनमत संग्रह कराने के बाद उत्तरी और पूर्वी प्रांतों का विलय निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जाफना प्रदेश एक अलग क्षेत्र है, इसे श्रीलंका का पार्ट माना जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या, एक जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। भारत में रह रहे जो तमिल शरणार्थी हैं, उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। मतलब जो इस गृह युद्ध से प्रताड़ित होकर, परेशान होकर भारत की तरफ माइग्रेट कर गए हैं, उनको श्रीलंका वापस बुलाए और अपने यहाँ लाकर बसाए। लिट्टे आत्मसमर्पण करेगी। जो समझौता था, उसके प्रावधानों में एक था कि लिट्टे को आत्मसमर्पण करना होगा और ऐसा करने के लिए भारत की तरफ से एक IPKF मतलब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाएगी। मतलब एक सेना है जो भारत की तरफ से भेजी जाएगी, ताकि लिट्टे से जो श्रीलंका की जो सेना है उसके साथ मिलके लिट्टे को समाप्त करने में मदद करेगी, मतलब लिट्टे को परास्त करने में मदद मिलेगी। अब इस समझौता था, इस समझौते को लागू करने के लिए श्रीलंका सरकार संविधान में 11वां संविधान संशोधन किया गया, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया। वैसे संविधान संशोधन तो हुआ उनके संविधान में, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया गया। अब बात करते हैं हमारा जो राजीव गांधी जयवर्धने समझौता था, तो उसके अंदर कुछ कमियां थी। उन कमियों की बात करें तो उनके अंदर कौन कौन सी कमियां थी? पहली कमी आती, समझौते के दौरान लिट्टे को तो शामिल किया ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये वैसे तो लिट्टे के खिलाफ ही किया गया था, तो लिट्टे को शामिल करते तो हो सकता था इसके परिणाम काफ़ी बेहतर हो सकते थे, जिससे लिट्टे ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि लिट्टे नाराज़ हो जाता है और लिट्टे नाराज़ होकर मना कर देता है कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे।
1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो श्रीलंका भेजी गई, ये एक बहुत बड़ी भारी भूल साबित हुई, जिसमें क्या इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के लगभग 1200 जवान शहीद हो गए और लगभग 2500 जवान घायल हो गए। इसी वजह से 1989 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भारत वापस बुला लिया गया। क्यों? क्योंकि इस गृह युद्ध में भारत की तरफ से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजना सबसे बड़ी भूल थी। इस हस्तक्षेप से क्या हुआ, तमिल भावनाएं आहत होती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे तमिलनाडु है, यहाँ पे भी तमिल लोग रहते हैं और जो हमारे श्रीलंका के अंदर तमिल है, दोनों के दोनों भारत की जो इस तरह की भावना थी, तो इससे नाराज़ हो जाते हैं और इसी वजह से राजीव गांधी की 1991 में हत्या हो जाती है और इन्हीं के द्वारा, तमिल लोगों के द्वारा ही ये हत्या की जाती है। बात करें इस घटना की, तो इस घटना के बाद भारत ने तमिल विवाद में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया कि तमिल वालों को कहा कि भैया तुम्हारा देख लो, हमसे कोई उम्मीद मत रखो। क्यों? क्योंकि भारत जब इस मामले में बोलता है या हस्तक्षेप करता है, भारत को क्या कहते हैं, नुकसान ही उठाना पड़ता है, जबकि ये तो श्रीलंका की समस्या है। 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो 9/11 की आतंकी घटना होती है, 9/11 की आतंकी घटना होती है, इसके बाद लिट्टे को मिलने वाली जो बाहर से वित्तीय सहायता थी वो मिलनी बंद हो जाती है, जिससे लिट्टे क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। बाहर से मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद होने से लिट्टे क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। 2005 में श्रीलंका के जो महिंद्रा राजपक्षे सरकार थी, उन्होंने लिट्टे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और 2009 तक आते आते लिट्टे का पूर्ण रूप से सफाया कर दिया गया। साथ ही साथ वी प्रभाकरण को भी मार दिया गया। तो इस तरह से लिट्टे की समस्या खत्म होती है। अब बात करें तमिल समस्या, तो वहीं की वहीं है। तमिल समस्या को सुझाव की बात करें, तमिलों की सुरक्षा के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं, तो तमिल समस्या के संबंध में क्या सुझाव है? 13वां संविधान संशोधन है, उसको प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। क्या 13वां संविधान संशोधन को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए? पहले हमने वो 11वां संविधान संशोधन नहीं था, वो 13वां संविधान संशोधन नहीं था, तो वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। 13वां संविधान संशोधन को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। मानवाधिकार के हनन के मामले में न्याय प्रक्रिया को शुरू किया जाना चाहिए। क्या? मानवाधिकार हनन के मामले में न्याय प्रक्रिया को शुरू किया जाना चाहिए। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्य किए जाने चाहिए। जहाँ जहाँ हमारे तमिल और जो हमारे श्रीलंका की जो सेना है, उनके बीच में युद्ध हुआ है, तो वहाँ उन्होंने एरिया में पुनर्वास होना चाहिए, लोगों को बसाया जाना चाहिए, साथ ही साथ पुनर्निर्माण के कार्य भी किए जाने चाहिए। सिंहली और तमिल समुदाय में सौहार्द स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसे कार्य नहीं किए जाने चाहिए जिससे दोनों की भावनाएं भड़के, इसकी वजह दोनों में प्रेम हो, ऐसे कार्य किए जाने चाहिए। फिर बात करें मानवाधिकारों का हनन। श्रीलंका युद्ध के अंतिम दौर में बड़े स्तर पर मानवाधिकारों का हनन हुआ, जिसकी वजह से लगभग 40,000 लोग मारे गए और 3 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो गए। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है। हमारे उत्तरी और पूर्वी राज्यों में आधारभूत ढांचे को नष्ट कर दिया गया। इसका मतलब रोड, सड़कें, पुलियाँ और जो हमारी आधारभूत संरचनाएँ थी, उन एरिया की वो नष्ट कर दिया गया। इसी को मानवाधिकारों का हनन कहते हैं। तो मानवाधिकारों का हनन होता है और यह मामला यूएन की मानवाधिकार परिषद में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? जो यूनाइटेड नेशन की मानवाधिकार परिषद में उठाया जाता है कि भैया श्रीलंका के अंदर ऐसे ऐसे अन्याय हो रहे हैं। इसके लिए लाए गए प्रस्तावों पर भारत की प्रतिक्रिया घरेलू राजनीति से प्रेरित रही। मतलब जो हमारे तमिलनाडु सरकार है, दक्षिण के अंदर तमिलनाडु राज्य की, वह भारत को इसके खिलाफ बोलने से रोकती है। अब बात करते हैं जो हमारे यूएन के अंदर इसके खिलाफ, मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ बहुत सारे प्रस्ताव आए, तो भारत ने क्या कहा? 2010 में प्रस्ताव आया, उसमें भारत ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। विरोध का मतलब श्रीलंका सरकार का साथ दिया। 2012 के अंदर श्रीलंका के खिलाफ मतलब प्रस्ताव आया था, उसका समर्थन किया। 2013 में समर्थन किया। 2014 में तो कुछ कहा ही, ना तो समर्थन किया ना ही विरोध किया। 2015 में श्रीलंका के द्वारा प्रायोजित था, इसलिए समर्थन किया। इसका मतलब है कि 2015 में जो श्रीलंका ने ही ये कार्य करवाए थे, इसलिए भारत ने इसका विरोध किया कि श्रीलंका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मानवाधिकार आयुक्त जो नवी पिल्लई थे, इनके नेतृत्व में एक जांच दल श्रीलंका भेजा गया। इनके द्वारा नवी पिल्लई जो आयुक्त थे, मानवाधिकार आयुक्त, इनके नेतृत्व में एक जांच दल श्रीलंका भेजा गया। इसने अपनी रिपोर्ट में माना कि दोनों पक्षों के द्वारा युद्ध अपराध किए गए। ऐसा नहीं कि तमिलों के द्वारा नहीं किया गया, केवल सिंहली के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा तमिलों ने भी उतना ही किया जितना सिंहली, मतलब जो श्रीलंका की जो फोर्स है उसने किया। इसने क्या, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एक हाइब्रिड न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया कि जिसमें तमिल की जो श्रीलंका की तरफ से भी न्यायाधीश हो, साथ ही साथ यूएन के न्यायाधीश भी हो, तो दोनों मिलके एक हाइब्रिड कोर्ट का गठन किया जाए, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जज शामिल हो।
घरेलू का मतलब श्रीलंका के। श्रीलंका और UNHRC के बीच में असहमति होती है, क्योंकि श्रीलंका कहती है कि भैया हम हमारा मामला है तो हम हमारे मामले में सारे जज कौन होंगे, हमारे देश के होंगे। तो UNHRC कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वजह से न्याय प्रक्रिया बाधित रही और श्रीलंका घरेलू न्याय के प्रक्रिया में न्याय करने के पक्ष में था, कि श्रीलंका चाहता था कि जो न्याय हो तो उसमें श्रीलंका के सारे जज होने चाहिए। तो ये हमारे तमिलों की समस्या थी। फिर आता कच्चा तीवु द्वीप। एक ये भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि में एक निर्जन द्वीप है, मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। ये दोनों देशों के बीच में विवादित द्वीप था। श्रीलंका कहती थी कि यह हमारा है, भारत कहता था ये हमारा है। लेकिन 1974 में भारत ने ये द्वीप क्या श्रीलंका को स्थानांतरित कर दिया, मतलब दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन भारत ने कहा कि यदि भारतीय मछुआरे उस एरिया में जाते हैं तो वहाँ रेस्ट कर सकते हैं, जाल वाला हो तो उनको सुखा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा भारत का कोई अधिकार नहीं हुआ। अर्थात भारतीयों के मत्स्य अधिकारों को सुरक्षित रखा गया इस कच्चा तीवु द्वीप में। लेकिन श्रीलंका सरकार अब कहती है कि जब आपने हमें दे दिया तो आपके कोई अधिकार इसके अंदर नहीं रहेंगे। मतलब श्रीलंका यहाँ पे भारत की मत्स्य गतिविधियों का विरोध करता है। तमिलनाडु सरकार बार बार प्रस्ताव पारित करती है और कहती है कि ये द्वीप जो 1974 में भारत ने श्रीलंका को दे दिया था इसको वापस ले लो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, भारत के द्वारा दिया गया कोई भी चीज़ वापस नहीं मांगी जा सकती। फिर आती है हमारी मछुआरों की समस्या। क्या आती है मछुआरों की समस्या की बात करें तो भारत और श्रीलंका का जो समुद्री क्षेत्र है वो सीमित है। सीमित का मतलब इतना बड़ा समुद्र नहीं है, छोटे से छोटा ही समुद्र है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। तो ये जो क्षेत्र है ये बहुत बड़े बड़े नहीं है, बहुत छोटे क्षेत्र हैं, ये सीमित है। तो भारत के मछुआरे मत्स्यन के लिए श्रीलंका के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब वो भारत का क्षेत्र छोड़ के श्रीलंका के क्षेत्र में चले जाते हैं। भारतीय मछुआरों के द्वारा बॉटम ट्रॉलर का उपयोग किया जाता है। ये एक तरह से मशीनें, मान लीजिए इस तरह की मशीनें कि जहाँ पे ये जाती है ना उसमें काफ़ी गहराई तक की जितनी मछलियाँ होती है उनको वो पकड़ लेती है। तो बॉटम ट्रॉलर्स होते हैं ऐसी मशीनें जो मछली पकड़ने के लिए काम में लेते हैं। तो वहाँ छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं उनको पकड़ लिया जाता है, जिससे क्या मत्स्य संसाधन का अतिदोहन होता है। मतलब कि मछलियाँ तो क्या बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़नी चाहिए, छोटी मछलियाँ तो बढ़ने का मौका देना चाहिए। लेकिन ये बॉटम ट्रॉलर्स क्या करते, जो छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लेते हैं, जिससे मत्स्य संसाधन का दोहन होता है और पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए श्रीलंका सरकार इनकी शिकायत करती रहती है। भारत की इन मत्स्य गतिविधियों का श्रीलंका के मछुआरों और नौसेना के द्वारा विरोध किया जाता है। श्रीलंका के मछुआरे कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन वो ऐसा करते हैं। कई बार मछुआरों पर गोलीबारी भी कर दी जाती है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। अब इस समस्या का समाधान के लिए जो हमारे ये मछुआरे हैं इनकी समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे सर्वोच्च राजनीतिक स्तर पर समस्या की चर्चा की जा रही है, साथ ही साथ एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया जा रहा है। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में समन्वय के लिए एक हॉटलाइन की स्थापना की गई है। क्या किया गया? दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच समन्वय के लिए हॉटलाइन की स्थापना की गई है। अब हम तो यही कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में ये समस्या है, इसका कुछ समाधान हो, इसके लिए कुछ सुझाव होने चाहिए कि जो नाव होती है हमारे मछुआरों की, उनकी नावों पर GPS आधारित चेतावनी तंत्र लगाया जाना चाहिए, ताकि वो अपने क्षेत्र के अंदर ही रहे, श्रीलंका के क्षेत्र के अंदर ना जाए। दूसरा, बॉटम ट्रॉलर्स का उपयोग प्रतिबंधित कर देना चाहिए, बिल्कुल बैन कर देना चाहिए बॉटम ट्रॉलर्स को। तो ये मशीनें बहुदिवसीय मत्स्यन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा होता पहले तो कि जैसे हफ्ते के अंदर 2 या 3 दिन ही मत्स्य पकड़ा जा सकता है। तो इस चक्कर में क्या है कि जब भी जाते थे वो तो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ते थे। अब क्या बहुदिवसीय मत्स्यन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, मतलब जब ज़रूरत हो तब जाओ और जब जितनी ज़रूरत हो उतनी ही लेके आओ। समुद्री सीमा पर साझा क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए जहाँ मछुआरों को सिर्फ चेतावनी हो, गोलीबारी ना हो। मतलब एक ऐसा क्षेत्र भी घोषित होना चाहिए जहाँ पे जो यदि हमारे मछुआरे चले जाए तो उनको केवल चेतावनी मिले, न कि गोलीबारी। और फिर ये मानना चाहिए क्योंकि आजीविका से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए इसके मानवीय पक्ष को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि गलती से चले जाए तो ऐसा नहीं कि उनको पकड़ ले, जेल कर दे या फिर गोली मार दे, क्योंकि मछुआरे हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। इनके मानवीय पक्ष को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब बात करें श्रीलंका और चीन के बीच के संबंध की। श्रीलंका क्या है, जो बोर्ड क्या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, उस परियोजना का सदस्य है। चीन के द्वारा लिट्टे के विरुद्ध और मानवाधिकार के मुद्दे पर हमेशा श्रीलंका का साथ दिया जाता है।
मतलब दोनों ही मुद्दों पर श्रीलंका का साथ दिया है किसने? चीन ने। चीन के द्वारा श्रीलंका में आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट है, कोलंबो पोर्ट है, कोलंबो सिटी है, तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें चीन के द्वारा श्रीलंका के अंदर बनाई जा रही है। हम्बनटोटा पोर्ट की बात करें या बंदरगाह की बात करें तो हम्बनटोटा बंदरगाह जो श्रीलंका ने चीन को 99 साल के लिए पट्टे पर दे दिया। ये तो आपको पता ही होगा कि श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट या बंदरगाह था, इसको चीन के द्वारा बनाया गया। फिर लास्ट में चीन ने जब पैसा मांगा तो श्रीलंका सरकार ने कहा कि हम तो दिवालिया हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है अभी आपके पास देने के लिए। तो चीन क्या है, वो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको 99 साल के लिए लीज पर ले लेता है। तो यही एक रणनीति अपनाते हैं चीन वाले। तो इसको लेके भारत को चिंता है, क्यों? क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। उनको भारत को डर है कि कहीं इस पोर्ट का उपयोग चीन अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए ना करने लग जाए। भारत को ये भी चिंता है कि चीन के द्वारा बंदरगाह का उपयोग सैन्य ठिकाने के रूप में किया जा सकता है, जो भारत के लिए खतरा साबित हो सकता है। श्रीलंका ने चीन के साथ कोलंबो हवाई अड्डे का सौदा किया है, जिससे भारत के लिए चिंता का विषय बन गया। क्यों? क्योंकि भारत के पास स्थित बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कौन सा? हम्बनटोटा के कोलंबो हवाई अड्डा, तो वो भी भारत के लिए चिंता का विषय है। चीन क्या है, श्रीलंका को विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। चीन क्या है, श्रीलंका को विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराकर उसे ऋण जाल में फंसा रहा है। चीन श्रीलंका की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। वर्ष 2018 का राजनीतिक संकट चीन के कारण उत्पन्न हुआ था। चीन क्या है, श्रीलंका की राजनीति में भी हस्तक्षेप कर रहा है। 2018 का जो राजनीतिक संकट था ये चीन की वजह से ही हुआ था। अब हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच में काफ़ी सहयोग भी किया जा रहा है। तो उन सहयोग की बात करें तो श्रीलंका के साथ प्रथम असैन्य परमाणु समझौता भारत के द्वारा ही किया गया है। श्रीलंका ने किसी के साथ यदि असैन्य परमाणु समझौता किया है तो भारत के द्वारा ही किया गया है। भारत के द्वारा श्रीलंका के जो कन्वेंस दुर्रई बंदरगाह है उसका विकास किया जा रहा है। कौन सा? कन्वेंस दुर्रई बंदरगाह, इसका विकास किया जा रहा है। श्रीलंका उत्तरी क्षेत्र में 50,000 घरों का निर्माण भारत के द्वारा किया गया है। त्रिंकोमल्ली पेट्रोलियम हब का निर्माण भारत के द्वारा किया जा रहा है। हम्बनटोटा हवाई अड्डे का निर्माण भी भारत के द्वारा किया जा रहा है। जो कोलंबो पोर्ट है, कोलंबो बंदरगाह पर वेस्ट कोस्ट टर्मिनल का निर्माण भी भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो कोलंबो बंदरगाह तो हमारा चीन के द्वारा बनाया गया है, ये ध्यान रखना आप। कोलंबो बंदरगाह तो हमारा चीन के द्वारा बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे एक टर्मिनल है जिसका निर्माण भारत कर रहा है। भारत के द्वारा जापान के सहयोग से कोलंबो बंदरगाह का विकास किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोध के लिए संपर्क और सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसे मित्र शक्ति कहते हैं और नौसैन्य अभ्यास जिसे स्लाइनेक्स कहते हैं, इसका आयोजन किया जा रहा है। दोनों को बात आप याद रखेंगे कि मित्र शक्ति तो हमारे संयुक्त सैन्य अभ्यास है और नौसेना अभ्यास हमारे स्लाइनेक्स है। भारत के नालंदा विश्वविद्यालय परियोजना में श्रीलंका एक सहयोगी है। भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय परियोजना चल रही है, श्रीलंका भी अपना योगदान उसमें दे रही है। फिर बात करें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, भारत में बौद्ध सर्किट और श्रीलंका में रामायण सर्किट विकसित किया जा रहा है। क्या? भारत में तो बौद्ध सर्किट विकसित कर रहे हैं, तो श्रीलंका में क्या? रामायण सर्किट विकसित किया जा रहा है। भारत श्रीलंका को कोलंबो में एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने में भी मदद कर रहा है। भारत का श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका के को कोलंबो में क्या एक सांस्कृतिक केंद्र कल्चरल सेंटर स्थापित करने में मदद कर रहा है। 1998 में दोनों देशों के बीच में वस्तुओं के लिए एक मुक्त व्यापार समझौता भी किया गया था। कब? 1998 में दोनों देशों के बीच में वस्तुओं के लिए मुक्त व्यापार समझौता भी किया गया था। श्रीलंका में आर्थिक संकट के दौरान भारत ने $4 बिलियन की सहायता भी दी थी। अभी हाल ही में जो आर्थिक संकट हुआ था श्रीलंका के अंदर, तो $4 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट या आर्थिक सहायता भी दी गई थी। तो निष्कर्ष के रूप में देखें तो वर्तमान जो श्रीलंका सरकार है, तो वर्तमान में न तो पूरी तरह से भारत के पक्ष में, न ये चीन के पक्ष में, बल्कि दोनों देशों के पास साथ संतुलित संबंध स्थापित कर रही है। तो इस तरह आज के एक लेक्चर के अंदर हमने भारत और श्रीलंका के संबंधों के बारे में चर्चा की। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी इसके पक्ष देखें और विवाद के विषय भी देखें। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।